नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम में से सभी लोगों की कुछ ना कुछ सेविंग होती है और हम वो सारी सेविंग अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। बैंक अकाउंट में हमारा सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करेंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर हम बिजनेस होल्डर हैं तो हम करेंट अकाउंट रखते हैं। सेविंग अकाउंट में दोस्तों हम लोग कितना पैसा रखते हैं? कुछ पैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी की कॉर्पोरेट एफडी में। तो उस कंपनी में निवेश करने से पहले हम कंपनी की डिटेल जानते हैं और कंपनी में अपना पैसा एज ए एफडी, बैंक एफडी या कॉर्पोरेट एफडी के तहत निवेश कर देते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट फंड में निवेश करते हैं, या फिर हम गोल्ड बॉन्ड्स में। आजकल दोस्तों ट्रेंड चल रहा है कि सोना में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग वरीयता दे रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं निवेश करते हैं और उस चीज़ को देखते हुए हम में से बहुत सारे लोग खुश होते हैं और बहुत सारे लोग खुश नहीं होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा निवेश एक सही दिशा में है या नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जो हमारे निवेश को निर्धारित करता है कि आपका निवेश आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। दोस्तों अपने देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की वैल्यू नीचे इस वैश्विक महामारी में गिरती जा रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ेगा भी। दोस्तों हम लोग अगर किसी स्टॉक में, शेयर मार्केट में निवेश किए हैं तो हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ भी रही है और गिर भी रही है, यानी स्टॉक में अप एंड राइज लगा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी है और भारतीय रिजर्व बैंक कैसे अपनी पॉलिसीज को चेंज करता है, अपनी पॉलिसी बनाता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक करता है और विभिन्न प्रकार की नई ब्याज दरों की घोषणा करता है, जैसे कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, SMF वगैरह वगैरह। सामान्य लोगों को इन शब्दों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, NDTL, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिए। आगे चलते वीडियो में कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम सभी लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो आजकल ट्रेंड करता है, जबकि RBI हर दूसरे महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। तो दोस्तों देखते हैं, इन दिस वीडियो we will discuss about number 1 NDTL, net demand and time liabilities क्या होता है NDTL, CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, SLR, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, और इन सभी चीज़ों का हमारे निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी इन चीज़ों को अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग एक अच्छे निवेशक बन जाएंगे और हम लोग एक सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इन सभी 6 चीज़ों को अच्छे से डिटेल करूँगा ताकि आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल सके और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी का फ़ायदा आपके दोस्त भी सबसे पहले उठा सके। तो दोस्तों NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। इस वीडियो में जो कुछ मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को एक अच्छा निवेशक बनने में कामयाब सिद्ध होगी। दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों हम में से सभी लोग अपना पैसा बैंक में निवेश करते हैं। लोग कहते हैं मैं निवेश करता हूं, बैंक में रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक में हम लोग का जो डिपॉजिट होता है उस पैसे को बैंक क्या करता है, हम में से ज़्यादातर लोग, क्या 99% लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पैसे का बैंक क्या करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैंक हमारे पैसे को क्या करता है और बैंक उस पैसे से कितना अर्न करता है और हमें कितना देता है, ताकि आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकें। दोस्तों
हम में से बहुत सारे लोग बैंक में निवेश करते हैं या फिर किसी संस्था के द्वारा बैंक में निवेश किया जाता है, बैंक में पैसा जमा किया जाता है। तो बैंक का एकमात्र जो सोर्स होता है वो कैश डिपॉजिट यानी बैंक में जमा पूंजी ही होता है। जो बैंक की पूंजी होती है वो उनके कस्टमर्स की जमा पूंजी होती है। दोस्तों इसी को हम लोग NDTL कहते हैं, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, नेट डिपॉजिट जो भी हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, उसके तहत हम जो पैसा जमा करते हैं उसको नेट डिपॉजिट कहता है बैंक। और जो TL होता है टाइम लायबिलिटीज, जो भी हम बैंक में बैंक FD करते हैं या फिर कॉर्पोरेट FD करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उसको हम NDTL कहते हैं। मान लीजिए बैंक 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट की, यानी बैंक की जमा पूंजी 1000 करोड़ रुपए है, तो बैंक जो है इसको वह बैंक का NDTL है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे RBI का क्या रोल होता है। बैंक से जो बड़ी संस्था हमारे देश में जो बैंक को रेगुलेट करती है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। RBI दोस्तों एक ऑटोनमस बॉडी है और RBI के अपने एक अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक इसीलिए करता है ताकि वो बैंक और RBI के बीच में एक अच्छा बाउंडेशन बना रहे। और जब एक अच्छा बाउंडेशन बैंक और RBI के बीच बना रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है बैंक अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा बाउंडेशन बना के रखेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, NDTL और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों बैंक का जो NDTL है 1000 करोड़ रुपए का है, हमने एज्यूम किया हुआ है। तो बैंक अपने NDTL से कुछ पैसे RBI में CRR कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे रखता है और कुछ पैसे अपने पास ही SLR सॉल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखता है। तो दोस्तों बैंक का जो 1000 करोड़ रुपए है, ऐसा नहीं है कि बैंक जो है, जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है, बैंक लोन के फॉर्मेट में अपने कस्टमर्स को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को बांटता है, देता है, डिस्बर्स करता है। लेकिन यही एकमात्र बैंक का कमाई करने का, यानी बैंक को अपना ग्रोथ करने का एकमात्र माध्यम होता है। बाकी दोस्तों बैंक भी RBI में, अगर बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो बैंक पैसा RBI में भी जमा कर देता है, उस पर बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को ब्याज देता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो बैंक के पास NDTL है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, 1000 करोड़ रुपए जो हमने एज्यूम किया है, उसका 4% लगभग 4% यानी 40 करोड़ के करीब रुपए वो NDTL, अपने NDTL से निकाल के CRR कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। और बैंक अपने NDTL का 19.5% रुपए अपने पास रखता है, जो SLR सॉल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ये भी एक संरक्षित अनुपात है जो बैंक अपने पास संभाल के रखता है। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है, जो भी कुछ आपका 800 करोड़ 700 से 800 करोड़ रुपए बचता है, हमने एज्यूम किया है, वो बैंक बड़ी बड़ी संस्थाओं को और अपने कस्टमर्स को लोन के रूप में उनको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बैंक वहाँ पे बिजनेस करता है, बैंक वहाँ से अच्छी आमदनी करता है। और रिजर्व बैंक में बैंक ने अपने NDTL का 4% रिजर्व बैंक में स्टोर करता है और 19.5% अपने पास सिक्योरिटी यानी इमरजेंसी फंड के तौर पर स्टोर करता है। तो दोस्तों मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी इसी तरीके से, बैंक भी है कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बैंक से जुड़े रहते हैं, हम लोगों को भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने भविष्य में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान को अंजाम दे सकें। और इसी चीज़ को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए बैंक जो भी कैश रिजर्व रखता है RBI के पास है अपने पास, वह RBI के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक किस तरीके से काम करता है, RBI से उसका कैसा कनेक्शन होता है, तो इन सभी चीज़ों में मान लीजिए जैसे हम लोग, सिंपल सी बात, हम लोग किसी से अगर इंटरेस्ट पे अमाउंट लेते हैं तो जो हमें इंटरेस्ट पे अमाउंट देता है वो हमसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखता है। तो दोस्तों सभी जगह यही रूल चलता है, यही रूल अप्लाई होता है। तो RBI भी दोस्तों जिस बैंक को कुछ कैश एज ए लोन के तौर पे देती है, तो RBI भी उस बैंक से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड एज ए कोलैटरल अपने पास रखती है। दोस्तों इसको जो है रीपरचेज ऑप्शन कहते हैं।
दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रीपरचेज ऑप्शन, रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट जो होता है वो रीपरचेज ऑप्शन होता है, यानी अगर बैंक के पास जो कुछ पैसे हैं वो बैंक या तो आरबीआई के पास रखता है या तो अपने कस्टमर्स को लोन के तौर पे उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बैंक्स अगर कुछ पैसे आरबीआई से उधार लेता है इमरजेंसी के फंड पे, तो वो अपने या फिर अपने सीआरआर और एसएलआर को मैनेज करने के लिए, मान लीजिए बैंक ज़्यादा लोन कस्टमर्स को दे दिया और उसका एसएलआर जो है 19.5% जो वो खाली हो गया है, तो बैंक चाहेगा, ये आरबीआई का नॉर्म्स है कि वो अपना एसएलआर को मैनेज करे, सीआरआर के साथ एसएलआर को भी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना होता है। तो आरबीआई की इस पॉलिसी के तहत बैंक जो है इस तरीके को रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के थ्रू बैंक से, आरबीआई से कुछ लोन लेता है, वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बैंक कुछ पैसे आरबीआई में अगर रखता है तो उसको हम लोग उसी पैसे पे आरबीआई कुछ रुपए उस बैंक को एज ए ब्याज वापस करता, उसको दोस्तों हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक आरबीआई का टूल है जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह एक मापन है, मेजरमेंट है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा कितना पैसा इस अर्थव्यवस्था में डालना चाहिए और कितना पैसा संरक्षित रखना चाहिए, यह डिसाइड किया जाता है। दोस्तों जब रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी करता है तो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से मिलने वाला लोन सस्ता हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। और कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से उधार लेने की लागत घट जाती है, अर्थात उन्हें रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर लोन मिलने लगता है। यदि आप कमर्शियल बैंक भी सामान्य जनता को उधार दिए गए होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन इत्यादि पर वसूली जाने वाली ब्याज दर में कटौती कर देता है तो सामान्य जनता को भी सस्ती दरों पर लोन मिल जाता है। और जिन लोगों ने ये सभी प्रकार के लोन पहले से ही लिए हुए हैं तो उनके द्वारा बैंक को दी जाने वाली मासिक किस्त या ईएमआई में कमी आ जाती है, जो कि रेपो रेट में कमी आए बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों हमारे निवेश पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन्वेस्टर्स को, आप सभी लोगों को रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, हमने आपको बताया। अभी दोस्तों हम लोग रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में मुख्य अंतर को जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। जी हाँ दोस्तों, और रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों से खुद लोन लेता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस है, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिए, ध्यान करके रखिए, कहीं न कहीं आपके निवेश में एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट ये सिद्ध हो सकता है। तो रेपो रेट की दर हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बिजनेस होता है, कहीं न कहीं अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कोई क्यों करेगा। सेम कॉन्सेप्ट आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स के बीच, नेशनलाइज्ड बैंक के बीच लागू होता है। तो रेपो रेट की दर हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है और रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट की दर से कम होती है। वाइस वर्सा दोनों दोस्तों, अगर एक ज़्यादा होगा तो एक ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। और देखते हैं दोस्तों रेपो रेट का प्रयोग रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ रही महंगाई को काबू में करने के लिए करता है। रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की उपलब्धता, सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रण में करने के लिए करता है। रेपो रेट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में फंड्स की कमी को दूर करना होता है। रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी को सुनिश्चित करना होता है। रेपो रेट को रीपरचेज एग्रीमेंट पर वसूला जाता है, रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट पर वसूला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पहले बताया कि रीपरचेज ऑप्शन होता है रेपो रेट और रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन रिवर्स रेपो रेट होता है। तो दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों सीआरआर, एसएलआर, इन दोनों को लेके भी मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं लोग।
आप लोगों से दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।